हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने इस कल जो है इसकी पोलन जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी उसकी अपन ने स्ट्रक्चर कर ली थी, चारों वॉल आपको बता दी थी कि जो होती है। अब उसके बाद में देखो, जो एंथर है उसमें ये मान के चलो कि दो पार्ट है। एक तो पोलन वॉल अपन ने कल चारों लेयर्स पढ़ ली थी, और उसके बाद में फिर इसके बीचों बीच कुछ टिश्यूज हैं, और वो जो टिश्यू हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। इससे पहले देखो, कल मैंने आपको बताया था स्पोरोपोलिनिन वाला। तो अगर स्पोरोपोलिनिन है तो उसकी वजह से हार्डेस्ट है ये। और ये जो फॉर्मेशन है, ये अभी जो आप स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे तो ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन इसको कौन करता है, टेपिटम जो लेयर है उससे ये फॉर्मेशन होता है स्पोरोपोलिनिन का। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर टेपिटम हटा दी जाए तो क्या होगा, या टेपिटम के एब्सेंट में क्या होगा। तो जो पोलन ग्रेन जो अब बनेंगे उनका वो पहली बात तो डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगा, और उसके बाद में अगर डेवलपमेंट भी हो गया तो वो स्टेराइल रहेंगे, बंद प्रकार के रहेंगे, वो फर्टाइल नहीं होंगे। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंस है टेपिटम की। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो अपन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्पोरोजिनस सेल्स, जो बीच के अंदर मास है। और ये जो सेल्स हैं ये कैसी होती है, डिप्लॉइड 2n। और उन्हीं में से कुछ जो सेल्स हैं वो सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होके जो है बनाती हैं माइक्रो मदर सेल। ठीक है, ध्यान रखना, माइक्रो मदर सेल। और ये कौन सी होती है, डिप्लॉइडिया। डायग्राम भी आप देख रहे हो। और इनमें फिर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 4 सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, माइक्रो मदर सेल में डिवीजन होगा, मियोसिस, और उससे 4 अगुणित या हैप्लॉइड जिसे बोलेंगे सेल्स बनेंगी। और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन या परागकण। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि 2n से n ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोजिनेसिस। यानी कि माइक्रो मदर सेल से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, माइक्रोस्पोर का, या जिसको आप पोलन ग्रेन बोल रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोजिनेसिस। ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये होगा प्रोसेस, तो प्रोसेस के बाद में 1 से 4 सेल्स बन रही है। लेकिन इनमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज होती है कि चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और किससे जुड़े रहते हैं, ये होता है कैलोज, एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, या आप मान लीजिए स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिससे कि ये आपस में जुड़े रहते हैं, चारों के चारों जुड़े रहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं टेट्राड या चतुस्क। तो ये जो चतुस्क या टेट्राड है, ये अलग अलग जो प्लांट्स हैं उसमें अलग अलग तरीके का होता है। और ये जो बोर्ड पे आप डायग्राम देख रहे हो ये इन्हीं के हैं, टेट्राड के, कि इनमें जो चारों परागकण है, चारों जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो अलग अलग शेप में जो हैं वो जुड़े रहते हैं। अब इसमें देखो, आपके इसमें 5 तरीके के दे रखे हैं। सबसे पहला है चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। अब आप यहाँ देखोगे कि इसमें आपको 3 दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे, जैसे अपने 3D आप पढ़ते हो फिजिक्स वगैरह में, 3 डायमेंशन में, तो यहाँ पे आपको 3 तो दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे। और अधिकतर जो है चतुष्क या टेट्राड, ये डाइकॉट्स में, द्विबीजपत्री में इसी प्रकार के मिलते हैं, यानी कि ये सबसे सिंपल टाइप है। फिर उसके बाद में दूसरा है समद्विपार्श्विक, या इसे जो बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। और ये जो आइसोबाइलेटरल है ये किस में मिलता है, मोनोकॉट्स में। और ये जो मोनोकॉट्स है इसमें अब क्या है कि चारों एक ही प्लेन पे हैं, यानी कि चारों के चारों आपको दिख रहे हैं, यही इनके पीछे भी यही कंडीशन दिखेगी। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके मोनोकॉट्स या एक बीजपत्री है उनमें ये सिंपल आपको मिलेगा। फिर थर्ड वाला है आपका क्रॉसित या डेस्यूएट। ये ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा है। तो इनका जो 3 है लास्ट में,
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ही जो प्लांट्स हैं उनमें आपको मिलेंगे। तो जो डेस्यूएट होते हैं इसमें आपको दिख रहा है कि दो तो है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अपन ने कोई चीज, जैसे आप पजल वगैरह आपने देखा होगा तो आप उसको मोड़ देते हो, तो उसी तरीके से यहाँ है कि पहले दो डिवीजन तो आपको मिलेंगे इस तरीके से और दो डिवीजन मिलेंगे इस तरीके से। जब आप पीछे देखोगे तो पीछे भी आपको ऐसी ही स्थिति आपको दिखाई देगी। तो ये कहलाता है आपका क्रॉसित या डेस्यूएट। फिर उसके बाद में रेखिक या लीनियर। आप यहाँ पे देखो एक के बाद एक के बाद एक जो है, जैसे कोई एक के ऊपर एक चीज रख दियो, तो इस तरीके के जो पोजीशन है या इस तरह की जो स्थिति है, ऐसे वाले को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर। फिर एक और है टी शेप्ड। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ऊपर जो आपको इस तरीके से टी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप्ड। और ये जो है आपको दो ऊपर और दो नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 5 तरीके टाइप हैं किसके, टेट्राड के। ये आपके बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैंने करवा दिया है, क्योंकि नीट वगैरह में जो है इसके एग्जाम्पल या इसके डायग्राम अक्सर आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रोजेनेसिस। और यहाँ पर ये माइक्रोजेनेसिस से 4 टेट्राड मतलब टेट्राड बन रहे हैं, जिसमें 4 पोलन ग्रेन्स है। अब यहाँ पे देखो कि जब अब चारों के चारों एक साथ तो फर्टिलाइजेशन में नहीं जाएंगे, तो टेपिटम जो है, टेपिटम ऐसे एंजाइम रिलीज करता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनके चारों के बीच में कैलोज, तो कैलोज तो हो गया केमिकल का नाम, और इस केमिकल को डिसॉल्व करने के लिए जिस एंजाइम को अपन यूज करते हैं वो होता है कैलेज। और ये कैलेज एंजाइम कौन बनाता है, टेपिटम। तो जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए या पॉलिनेशन के लिए जाते हैं, तो उस समय ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये इसमें कौन हेल्प करता है, टेपिटम हेल्प करता है। उसके बाद में देखो फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें, एक तो इसमें ये तो आपका नॉर्मल है। फिर यहाँ पे आता है कंपाउंड पोलन ग्रेन। ये थोड़ा स्पेशल में या नोट करके आप लोग लिख लेना। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स क्या है कि कभी कुछ जो प्लांट्स है, जैसे इसमें टाइफा और ड्रोसेरा, ये जो प्लांट है ये दोनों के दोनों कौन से प्लांट है, ये जो एक्वेटिक पानी में होते हैं उस वो वाले प्लांट है। तो इनमें जो है चारों के चारों टेट्राड जो है पॉलिनेशन के टाइम भी क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है। फिर एक इसमें और है जो है पॉलिनियम। पॉलिनियम का एग्जाम्पल है जो कैलोट्रोपिस होता है, जो आंकड़ा होता है, उसमें क्या होता है, सारे पोलन ग्रेन्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। या ये मान के चल लीजिए कि एक थैले जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और उसके अंदर ये जो है पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। तो इस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनियम। वैसे भी अगर आपने कभी थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो कुछ वाइट वाइट जो है सफ़ेद, जिसे हाबू बोलते हैं, वो उड़ते रहते हैं, और वो उनको आप, वो एक्चुअली पोलन ग्रेन्स तो नहीं है, वो है सीड्स। अगर आपने देखा हो तो उसमें एक बीच में आपको सीड देखेगा और चारों तरफ आपको बहुत सारे पंख या विंग्स सी या रुई जैसी दिखाई देती है। तो उसी तरीके से ये एक्चुअली क्यों होता है, ताकि ये इसका वेट हल्का कर सके। जैसे अपन कोई भी चीज़ है तो हल्का करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए ये विंग्स जैसी स्ट्रक्चर होती है। उसी तरीके से ये पॉलिनियम भी क्या है, ये पूरे के पूरे जो पोलन ग्रेन्स है उनको इकट्ठा करके एक हल्की सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ताकि क्योंकि इनका वेट क्या होता है, लाइट होता है। अब ये देखो एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिए, बहुबीजाणुता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी क्या है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे टेट्राड है, तो अभी मैंने आपको बताया 4, लेकिन कभी कभी अगर 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर आ जाएं वहाँ पे, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अलग से याद करनी है।
उसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंथरडेhiscence या पराग कोश का स्फुटन, कि ये कैसे फूटते हैं और कैसे जो है डिस्ट्रॉय होकर इनमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्फुटन या डेhiscence। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि आपने चारों वॉल पढ़ ली, तो इस वॉल में सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो वो होती है एंडोथीसियम, यानी कि जो सेकंड वाली है जिसे हम बोलते हैं अंतःस्थीसियम। और जब मैंने आपको बताया था तब बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रता ग्राही होती है, तो ये पानी को क्या करती है, सोख के रखती है और एरिया को बढ़ा के रखती है। तो ये स्फुटन के टाइम में क्या करती हैं, अपने में से पानी को रिलीज कर देती हैं या बाहर निकाल देती हैं, जिससे क्या होती है, ये इनमें प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, ये सिकुड़ जाती हैं। आपने प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन पढ़ा होगा, तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, श्रिंक कर लेती है। जैसे ही श्रिंक करती हैं, कोई भी चीज़ जब सूखती है तो एकदम से फटती है, तो उसी तरीके से जब ये अपने आप को श्रिंक कर लेती हैं, तो अगर आप यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको बता रही हूँ, तो दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनके बीच में आपको स्टोमियम एक स्ट्रक्चर दिख रही है, और इस स्टोमियम में कुछ लंबी सी आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। इन सेल्स को बोलते हैं लिप सेल्स या ओस्ट सेल, जैसे अपने होंठ होते हैं उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो इनको लिप सेल्स या ओस्ट सेल्स कहते हैं। और ये जो हैं अलग हो जाती हैं, और अलग होने से बिल्कुल जैसे बौछार होती है, जैसे शावर अपन पानी का देखते हैं, तो उसी तरीके से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत तेज जो है स्पीड से यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंथरडेhiscence या पराग कोश का स्फुटन। अब देखो यहाँ पे भी जो है ये स्फुटन है या डेhiscence है, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके। एक नॉर्मल तो आपको बता दिया कि स्टोमियम है, उसकी लिप सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगी और यहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो है अलग अलग तरह के डेhiscence है। इसमें पहला है ट्रांसफर डेhiscence या अनुप्रस्थ डेhiscence। इसमें क्या होता है कि जो पोलन शेक है वो बीच में से हटता है, डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ। तो ट्रांसफर मतलब 90 डिग्री पर जो है वो हटता है, तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। और ये जो एग्जाम्पल है इसका वो है तुलसी, ओसिमम या तुलसी। फिर उसके बाद में लंबवत यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence। और ये आपको मिलेगा किसमें, धतूरा और कपास, ये जो कॉटन है या धतूरा है उनमें आपको मिलेगा। और उसमें जो पराग कोश है या पोलन सैक है वो ऊपर से नीचे की तरफ फट जाएंगे और वो यहाँ पर निकलेगा। फिर उसके बाद में पोरस डेhiscence या छिद्र में, और इसका एग्जाम्पल है मकोई। मकोई क्या होता है, सोलेनम नाइग्रम में, जिसके अगर आपने देखे हो जो हाबू अभी मैं आपको बता रही थी वो होते हैं इसमें, और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। बहुत ये प्लांट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन सैक है इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और उन छेद से जो है ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद में एक है कपाटिए या जिसको बोलते हैं वॉल्वुलर, और ये है बर्बेरी। बर्बेरी एक वीड है, एक खरपतवार है, जिसमें ये प्रोसेस जो है इसमें इस तरीके से जैसे कोई गेट खुल रहा हो उस तरीके से इसमें से जो है कवर अलग होता है, तो ये इसको कहलाते हैं कपाटिए या वॉल्वुलर डेhiscence। तो ये आपके 4 टाइप और दे रखे हैं, वैसे तो स्टोमियम वाला है ही, उसके अलावा ये 4 और दे रखे हैं जिनकी सहायता से जो पराग कोश या पोलन सैक का डेhiscence होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसकी, पोलन ग्रेन की। ठीक है, चाहे आप इसको पोलन ग्रेन कहो, चाहे आप इसको माइक्रोस्पोर कहो, चाहे आप इसको मेल गैमेट कहो, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। या तो आप इसको परागकण कह सकते हो, लघु बीजाणु कह सकते हो, या नर युग्मोद्भिद कह सकते हो। और ये अगर कोशिका है तो ये अगुणित है, हैप्लॉइड है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम की नंबर कितना है, हाफ है। अब ये जो है सबसे पहली बात तो कि
बस एंजियोस्पर्म में मान के चलो, वैसे आपको जितने गैमेट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, यूनिसेलुलर और यूनी न्यूक्लियस, यानी एक ही केंद्रक होगा और एक ही सेल होगी। लेकिन ये जो है यहाँ पे डेवलपमेंट जब अभी अपन मेल गैमेटोफाइट का पढ़ेंगे तो ये पराग कोश के अंदर ही या पोलन सेक के अंदर ही इसमें सबसे पहले जो है माइटोसिस डिवीजन होता है और 2 सेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो कई बार जैसे आता है तो उसमें आप सिंगल न्यूक्लियस का डायग्राम भी बना सकते हो, डबल का भी बना सकते हो। अगर इसमें आता है कि परागकण का या माइक्रोस्पोर का डायग्राम, तो उसमें आप सिंगल या डबल बना सकते हो। लेकिन अगर मैच्योर आ जाए कि मैच्योर पोलन ग्रेन, तब आपको जो है 2 सेलुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे या 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले अपन ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर किससे बनी है, लघु बीजाणु जनन से या माइक्रोजेनेसिस से। और इसमें जो है अगर आप देख रहे हो तो 2 यहाँ पर आपको कवर दिखाई दे रहे हैं। जो बाहर वाला है वो तो है एक्साइन और अंदर वाला कहलाता है इंटाइन, बाह्य चोल और अंत्यचोल। जो बाह्य चोल है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सुंदर से हैं। इसमें अलग अलग आपको परागकण मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के, और ये बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है आपको बाहर की तरफ बहुत अच्छी कोटिंग मिलेगी और ये जो है बहुत ज़्यादा, ये मान के चलिए, कठोर या स्ट्रांग होते हैं। किसकी वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। तो सबसे पहली बात स्पोरोपोलेनिन है, और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक तरीका का कैरोटीनॉइड्स है। जैसे अपन क्लोरोफिल और वो अपन ने पढ़े थे, तो वहाँ पे उसी तरीके का पिगमेंट है, इसलिए ये आपको रेड, ऑरेंज, येलो इस तरीके के कलर में आपको गहरे डार्क कलर में मिलेगा। और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये जल्दी से जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में अपने पास में जो इसी पोर है, क्योंकि अगर ये डिजेनरेट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो क्या होगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, अंकुरण कैसे होगा, जर्मिनेशन कैसे होगा। इसलिए इसमें छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को या पोर्स को हम बोलते हैं जर्म पोर। और जो आपकी द्विबीजपत्री डाइकोट है उसमें तो होते हैं 3, और जो मोनोकोट होते हैं उसमें होता है 1। तो इस तरीके से ये जर्म पोर हैं जिनसे कि इंटाइन जो अंदर वाली है वो बाहर जो है ट्यूब बनेगी। उसके बाद में देखो फिर दूसरी मेम्ब्रेन है, वो है इंटाइन। ये पतली सी मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन का अगर हम केमिकली देखें तो ये किसकी बनी हुई है, पैक्टोसेलुलोज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़ें आ जाती हैं। पैक्टोसेलुलोज है, और यही जो है जब जर्मिनेट होता है तब उस समय जो है पोलन ट्यूब को बनाती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, आपकी पोलन ग्रेन की। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आ रहा है, फिर है पोलन प्रोडक्ट। अब पोलन प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको स्पोरोपोलेनिन की इतनी चीज़ें बता दी कि ये ऐसा केमिकल है जो किसी चीज़ से इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जा रहा है आजकल। जो यूज़ करके कुछ कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट। अब इसमें जैसे आजकल ब्यूटी जो क्रीम्स हैं, उन क्रीम्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को भी रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसको यूज़ किया जा रहा है। दूसरा, इसको एनर्जी के लिए, क्योंकि इसमें जो है अनसैचुरेटेड फैट होता है, तो उस वजह से इसको जो है वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे एथलीट्स हैं या जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए टॉनिक या एज ए एनर्जी प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें पता नहीं कितनी हॉर्स पावर जो है वो हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लास्ट है परागकण जीवन क्षमता। अब परागकण जीवन क्षमता क्या है, पोलन वाइवेबिलिटी, यानी कि पॉलिनेशन के बाद में ये कितने टाइम तक जो है जीवित रहता है या अलाइव रहता है। तो ये डिपेंड करता है इसके, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है ह्यूमिडिटी पे। तो इन दोनों पे अगर ये उसके अनुकूल होगी तो जर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। अब कुछ हैं वो कुछ ही टाइम में जर्मिनेट हो जाए, किसी को घंटे लगते हैं, किसी को साल लगते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका जर्मिनेशन वाइवेबिलिटी अलग अलग होती है।
फिर यहाँ पे देखो, अगर इसको स्टोर करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन एक अलग सी चीज़ है, जिसमें कि आप इसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, और जब वहाँ पे होती है नाइट्रोजन लिक्विड स्टेज में। तो ये जो चीज़ है ये अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी तो केवल आप ये ध्यान रख लो कि पोलन ग्रेन्स को किस में प्रिजर्व किया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में। ठीक है, अब मैं इतना करा रही हूँ, कल अपन मेल गेमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।